जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स। और इस चैप्टर 14 पे हम आ गए हैं। हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। मूविंग एवरेजेस के बारे में हमने लास्ट एपिसोड में जाना था। वो भी एक तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, बट वो एक ब्रॉड सब्जेक्ट था और उसको यूज करके हम एक ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। इसको इसलिए हमने उनको पहले ही कवर कर लिया था, वरना वो भी एक तरह के इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर से क्या मतलब है कि हमारे पास वॉल्यूम है, स्ट्रेंथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये सारी चीजें हमें हेल्प करते हैं ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए। इसके अलावा और क्या हमें हेल्प कर सकता है जो हमें पॉजिटिव सिग्नल दे सके कि इस ट्रेड में घुसना चाहिए या इस ट्रेड से अब निकल जाना चाहिए। वो चीजें जो हैं वो टेक्निकल इंडिकेटर्स कहलाती हैं और इनको यूज करके हम प्राइस जो उसमें मूवमेंट हो रहा है और या फिर उसमें मोमेंटम है कि नहीं, वो हम पता कर सकते हैं। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लीडिंग और एक होते हैं लैगिंग। नाम से अगर आपको समझ आ रहा हो, लीडिंग इंडिकेटर जो है प्राइस एक्शन होने से पहले ही, मतलब आपको वो इवेंट होने से पहले ही एडवांस में आपको बता देंगे कि यहाँ पे शायद रिवर्सल आने वाला है या यहाँ पे आपका सही जाने वाली है ट्रेड या फिर क्या होने वाला है, वो पहले बता देंगे। रिवर्सल होने से पहले आपको इंडिकेट कर देंगे, तभी तो नाम इंडिकेटर है। लेकिन अब ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडवांस में बता रहे हैं, मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। तो इसीलिए लीडिंग इंडिकेटर्स नोटोरियस हैं अपने फॉल्स सिग्नल्स देने के लिए। मतलब ऐसा आपको सिग्नल देंगे कि ऐसा होने वाला है रिवर्सल और एक्चुअली में होगा नहीं। तो जब आप लीडिंग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं तो आपको थोड़ा सा और सावधान होना चाहिए। और इनफैक्ट ये एफिशिएंसी जो है वो आपकी एक्सपीरियंस, जब आप ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा तभी आएगी, करने से ही आएगा। और जितने भी लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो ऑस्किलेटर भी कहलाते हैं। ऑस्किलेटर क्यों कहलाते हैं? बिकॉज इनकी जो रीडिंग होती है वो 0 to 100 के बीच में होती है। मतलब आप उनको एक 0 to 100 के चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं कि उसकी आज टाइम अगर वैल्यू 70 है या 30 है, लेकिन हमेशा 0 to 100 के बीच में ऑस्किलेट करती रहेगी, इसलिए इनको ऑस्किलेटर भी बोला जाता है। लैगिंग इंडिकेटर जो है वो प्राइस एक्शन को लैग करते हैं, मतलब देरी से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखी थी मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो है एक लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब प्राइस एक्शन हो जाता है, चाहे आप सिंपल की बात करो या एक्सपोनेंशियल की, प्राइस एक्शन हो जाएगा तब वो मूविंग एवरेज के हमें लाइन पे नजर आएगा। अब ऐसा तो नहीं कि पहले वो मूविंग एवरेज चेंज हो जाएगा, बिकॉज वो तो अभी प्राइस एक्शन हुआ ही नहीं है। तो इसलिए इनको लैगिंग इंडिकेटर भी कहा जाता है और सबसे पॉपुलर जो है आपकी मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं जो हम बहुत यूज करते हैं, वर्ड मोमेंटम। मोमेंटम का क्या मतलब है? मोमेंटम जिसे यहाँ पे भी समझाया गया है, मोमेंटम इज द रेट एट विच प्राइस चेंजेस। मतलब आप मान लीजिए एक स्टॉक एक दिन 5% बढ़ा, अगले दिन फिर 5% और तीसरे दिन फिर 5%, मतलब 3 दिन में अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए तो वो 15% बढ़ गया। ठीक है, अब यही जो चेंज होता अगर 3 महीने में आता तो हम क्या बोलते कि स्लो मोमेंटम है। लेकिन जब ये फास्ट चेंज आया 3 दिन में 15% का, तो हम मान के चलते हैं कि भैया ये मोमेंटम काफी हाई है स्टॉक में। सो द रेट एट विच प्राइस चेंजेस, वो हमारे हिसाब से आपको मोमेंटम को दर्शाता है और कितने टाइम में हो रहा है उस हिसाब से आपको जो है नजर आ जाएगा कि ये मोमेंटम हाई है या स्लो है। सबसे पहला इंडिकेटर जिसके बारे में हम जानेंगे उसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, शॉर्ट फॉर आरएसआई भी बोल देते हैं इसको डेवलप किया था जे वेल्स वाइल्डर ने। ठीक है, अब इन भाई साहब ने ये वाइल्डर भाई साहब ने जो फाइंड किया और इसका नाम दे दिया आरएसआई। और ये एक मोमेंटम का लीडिंग इंडिकेटर है। जैसे हमने बात करी लीडिंग एज इन पहले हमें बता देता है एडवांस में कि ट्रेंड में रिवर्सल आने वाला है या नहीं आने वाला। अगेन लीडिंग इंडिकेटर तो ऑसिलेटर है और 0 to 100 के बीच में इसकी रीडिंग जो है वो हमें दर्शाती रहती है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। अब मिसलीडिंग, जैसे हमने बात करी थी कि लीडिंग इंडिकेटर है, फ्यूचर को बता रहा है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है, तो अनसर्टेन होता है फ्यूचर, तो कई टाइम पे ये मिसलीडिंग भी हो सकता है। लेकिन हम फिलहाल जान लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। बेसिक बहुत शॉर्ट में एक समझाता हूं। फॉर्मूला है RSI इज इक्वल टू 100 - 100 अपॉन 1 प्लस RS, वेयर RS इज एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक स्टॉक प्राइस है जिसकी वैल्यू 99 है आज डे 0 पे, फिर अगले दिन क्या हुआ
उसने 1 पॉइंट गेन किया तो 100 रुपए का हो गया, दूसरे दिन 2 पॉइंट गेन किए तो 102 का हो गया, तीसरे दिन 3 तो 105 और चौथे दिन 2 तो 107। लेकिन पांचवें दिन 4 पॉइंट लूज कर दिए उसने, यानी कि प्राइस कम हो गया और 103 का हो गया। ऐसे ही करते करते तो अगर हम इसको टोटल कर लेंगे कि कितने पॉइंट्स गेन हुए 14 दिनों में और कितने पॉइंट लॉस हुए 10 दिनों में, ये हमारा RS जो यहाँ पे फॉर्मूला में RS बताया गया है, एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस, ये यहाँ पे वैल्यू फिट कर दी जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे डालें तो एवरेज गेन हुआ 29/14 क्योंकि 14 दिन की बात हुई है, और एवरेज लॉस हो गया 10/14, और ये हो गया RS हमारा, डिवाइड किया तो 2.8, तो RSI क्या निकल के आया 74.35। अब इस RSI की मदद से आप क्या डिसीजन ले सकते हैं वो हम समझते हैं। तो RSI को कुछ इस तरह आप देख सकते हैं, सिप्ला का चार्ट है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो नीचे एक आपको RSI की लाइन दिखाई जाएगी। इसको हम आगे चल के ज़रूरत में देख भी लेंगे कैसे आप प्लॉट करते हैं, सारे देखेंगे, मूविंग एवरेज, ये सारे हम आगे आने वाले चैप्टर में सबको एक तरह से देख लेंगे कैसे प्लॉट किया जाता है और उससे ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लिया जाता है। फिलहाल इस एग्जाम्पल में देखें तो इस फॉर्मूले को यूज करके RSI 14 डेज का एक स्टैंडर्ड माना जाता है इंडस्ट्री में। हालांकि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम पिछले 14 डेज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं और वो वेल्डर भाई साहब ने करा था, तो उसी को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मान के जनता अभी तक चल रही है और माना जाता है कि वो बहुत बढ़िया इंडिकेशन देता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक दिन RSI हो गया 26.8 और उसके बाद जो है आपको एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला यहाँ तक कि प्राइस इतना भागा, और फिर यहाँ पे RSI जब 81 हुआ वहां से फिर नीचे अगेन रिवर्सल आ गया और RSI नीचे जाने लगा। तो यहां पे आपको ये समझ आता है कि जब RSI 30 के नीचे है, यानी कि जैसे इस केस में 26.8, तो उसको बोला जाता है ओवरसोल्ड हो गया है स्टॉक, मतलब बहुत बेचा गया है और ओवरसोल्ड हो गया, अब यहां से रिवर्सल आ सकता है। सिमिलरली अगर 70 के ऊपर जो ये लाइन ऐसी बनाई जाती है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिप्लॉय करके जब चार्ट पे तो आपको नजर आ जाएगा बिल्कुल क्लियर, बट यहाँ पे अगर देखें 70 के ऊपर अगर ये स्टॉक RSI चला जाता है तो उसको ओवरबॉट माना जाता है कि मतलब बहुत खरीदी हो गई इसमें, अब यहां से रिवर्सल आ सकता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि RSI रीडिंग अगर 30 एंड 0 के बीच में है तो ओवरसोल्ड है, और 70 और 100 के बीच में है तो ओवर बॉट है, हेवीली बॉट है, और यहां से डाउनवर्ड करेक्शन आ सकता है। दो लाइनें बन जाएंगी, एक 70 की एक 30 की, उसके नीचे अगर ये रीडिंग जाती है तो 30 के नीचे तो मतलब समझ लीजिए ओवरसोल्ड है, और 70 के ऊपर जाती है तो ओवरबॉट है। ये सिंपली पुट ये इंडिकेटर बताता है। अब यहाँ पे कुछ जैसे हमने बात करी थी लीडिंग इंडिकेटर हैं, कुछ गलत सिग्नल्स भी इसमें दिखाई देते हैं। उन्हीं दो सिनेरियो की अगर हम बात करें कि एक स्टॉक जो है कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, मतलब अप ट्रेंड जो है कुछ दिन से लेके कुछ साल तक भी चल सकता है, RSI उस टाइम पे क्या रहेगा, ओवरबॉट रीजन में रहेगा हमें फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब RSI जो है अब 100 के ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि उससे पॉसिबल नहीं है, 0 to 100 के बीच में उसकी रीडिंग आती है। तो RSI जब 100 के नहीं आएगा तो वो उसी रेंज में 100 के आसपास घूमता रहेगा। अब बियॉन्ड 100 वो जा नहीं सकता, और आपको लगेगा कि भाई इसको बेचू बेचू बेचू, पर आपको बेचने का फायदा नहीं होगा क्योंकि स्टॉक वहां बहुत दिनों तक ऊपर ही चढ़ता रहेगा। ऐसा हुआ आयशर मोटर के केस में, एक साल में 100% का रिटर्न दे गया। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, मतलब नीचे गिरे जा रहा है, RSI लोअर बाउंड में आ जाएगा 0 के आसपास, 0 के नीचे जा नहीं सकता, बहुत टाइम तक 0 के आसपास रहेगा, और फिर आप सोचेंगे कि यहां से रिवर्सल आएगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपका कट जाएगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया है सुज़लॉन एनर्जी का, जिसने -34% पूरे साल में रिटर्न दिया। अब इसको हम क्लासिकली अगर देखें तो इंटरप्रिटेशन क्या करें फिर इसकी, भैया जब इतने अगर इसमें गलत सिग्नल भी आ सकते हैं तो हम कैसे इसमें समझें कि क्या करना चाहिए आइडियली। तो आइडियली क्या है कि अगर RSI जो है ओवरबॉट रीजन में बहुत टाइम तक है तो आपको पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में मान के चलना चाहिए और बाइंग डिसीजन लेना चाहिए, चाहे वो 70 के ऊपर काफी टाइम तक चलता रहे। लेकिन उसी के अपोजिट अगर RSI ओवरसोल्ड रीजन यानी 30 के नीचे 0 के आसपास बहुत टाइम तक अगर चल रहा है तो आपको वहां पे बाइंग ना करके रिवर्सल का सोच के सेलिंग ही करते रहनी चाहिए। तीसरा सिनेरियो क्या बनेगा कि अगर RSI
30 के 0 to 30 के बीच में बहुत टाइम तक रहने के बाद अचानक से ऊपर मूव करना शुरू कर दे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ओवरसोल्ड वैल्यू जो है अब बहुत दिन तक हो चुकी, अब रिवर्सल आ गया है। तो जैसे ही 30 के ऊपर निकलता है तब आप वहां पे लॉन्ग जा सकते हैं, यानी कि बाई कर सकते हैं। सिमिलरली उसका अपोजिट क्या होगा कि ओवरसोल्ड ओवरबॉट में काफी टाइम से रहा, 70 के ऊपर हमेशा वैल्यू रही, फिर एक अचानक से उसमें 70 के नीचे आने लगी वैल्यू, तब आपको समझ जाना चाहिए कि भाई अब यहाँ पे आने वाली है सेलिंग और आपको भी सेल टाइप की ट्रेड लेनी चाहिए। अब घूम फिर के इंडिकेटर हमने समझ लिया, कैसे उसके फॉर्मूला है वो भी जान लिया, कैसे यूज करना है वो भी समझ लिया, लेकिन वेल्डर भाई साहब ने जैसे बताया है, वाइल्डर भाई साहब ने, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल वैसे ही यूज करें। 14 डेज का जो लुक बैक पीरियड जो हम बात करते हैं, जिसकी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मान के चला है, वो उनके हिसाब से 1978 में सही था। हो सकता है अब 5, 10, 20 या 100 पे सही है, रीडिंग आपको ज्यादा देगी। यहीं पे आपकी एज अ ट्रेडर एज नजर आएगी, कौन से डेटा को आप यूज करके बेटर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं, ये आपको खुद एक्सप्लोर करना हो। सिमिलरली दूसरी जो हम बात करते हैं कि 0 to 30 के नीचे जो है आप 30 के नीचे जो है बेसिकली ओवरसोल्ड मान के चलो, और 70 to 100 को जो है आप ओवरबॉट मान के चलो। क्यों भाई, क्यों जरूरी है ऐसा? मेरे हिसाब से तो, और जैसे यहाँ पे भी बताया गया कि 0 to 20 लेवल ओवरसोल्ड और 80 to 100 जो है ओवरबॉट डिसीजन 14 डेज के लुक बैक पीरियड के साथ भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है, और ये पर्सनली मैंने भी देखा और यहाँ पे मेंशन भी वही किया गया है। लास्ट और फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा हम बोलते रहे कि भाई आरएसआई को अलोन, स्टैंड अलोन इंडिकेटर यूज करके नहीं चलना चाहिए। अपनी चेकलिस्ट जो हमने बात करी थी उसको हम लेके चलेंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के आपके पास आपका स्टॉप लॉस टारगेट होना चाहिए, और उसमें अगर मूविंग एवरेज का तड़का भी लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो ये जो है, ऐसे हम आरएसआई के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ा, और हमने इंडिकेटर्स के बारे में इन जनरल जाना कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे हमें मदद करते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करने में। 2 तरीके के होते हैं, लीडिंग और लैगिंग। लीडिंग जो है फ्यूचर बचाने की कोशिश करते हैं, लैगिंग जो है थोड़ा लेट से बताते हैं। अब ठीक है, लेट से बताते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे पैसा कमाना है, और हमें इंडिकेटर्स अपनी ट्रेड को कंफर्मेशन लेने के लिए चाहिए। ये नहीं कि हम उन्हीं के स्टैंड अलोन बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए हम लैगिंग इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज का भी यूज करते हैं। आरएसआई मोमेंटम ऑसिलेटर है जो 0 से लेके 100 के बीच में होता है। 0 to 30 जो है ओवरसोल्ड, 70 to 100 ओवरबॉट, और ये कोई फिक्स नहीं है, अपने हिसाब से आप लुक बैक पीरियड यानी कितने दिनों के अंतराल पे आप देख रहे हैं। जैसे हमने 14 डेज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना है, जरूरी नहीं है, आप अपना भी हिसाब से लगा सकते हैं। और 70 से 100 और 0 से 30 को ना यूज करके आप 0 to 20 एंड 80 to 100 को भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड का लेके चल सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आप थोड़ा प्रिसाइज रहेंगे इस केस में, उतना अच्छा आपके रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर द बेस्ट जज फॉर योर ट्रेड। कोई दूसरे के हिसाब से बताने से नहीं होगा, आपको अपना खुद ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है, और वही हम अगले कुछ चैप्टर्स में सीखेंगे कि कैसे अपनी चेकलिस्ट और ट्रेडिंग सिस्टम्स बना सकते हैं। अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे एक इंडिकेटर को जानेंगे जिसकी मदद से हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट में जरूर पूछें। मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दोज। माय नेम इज कैप्टन शशांक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।